Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 2, Relations and Functions of class 11th. So start करते हैं डायरेक्ट. Relations and Functions हमारा चैप्टर है. तो अगर इससे पहले आप अपना सेट्स चैप्टर पढ़ के आए हो तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं वो है रिलेशन. सो ये वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर ऐसे आने वाली वीडियोस में पहले इंट्रोडक्शन देन उसकी एक्सरसाइज. यही वीडियो का जो है फॉर्मेट रहने वाला है. इसमें हम रिलेशंस की जो भी चीज़ें यूज़ होनी है उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस करेंगे. और वैसे ही सेम फॉर फंक्शंस, पहले इंट्रो देन क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास रिलेशंस, है ना. सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास रिलेशंस. तो जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो इन जनरल मैथमेटिकली अगर हम नहीं सोचें अभी तो इन जनरल अबाउट जनरली ये रिलेशन क्या होता है. ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, टीचर या स्टूडेंट का रिलेशन. ठीक है, हम डेली लाइफ में कई टाइप के रिलेशंस देखते हैं अगर हम जनरली बात करें. ठीक है, और अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो हम उसमें भी कई टाइप के रिलेशन देखते हैं. जैसे कि अ लाइन, कोई भी एल है वो एम के पैरेलल है, कोई सेट है वो बी का सबसेट है. तो जैसे सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है. ठीक है, तो मतलब आप मैथ्स में भी अगर मैथमेटिकली भी देखें तो आप उसमें भी कई टाइप के रिलेशन देखते हो. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है, वी विल लर्न दैट हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन पेयर. मतलब हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या करेंगे, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, वी विल लिंक दैट टू ऑब्जेक्ट्स और उनके पेयर के रिलेशन का उनके बीच का जो रिलेशन है पेयर का, दैट विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, basically we will learning about the special relation that will qualify the functions. ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट एक चीज़ बोलूँ कि हमने पढ़ना क्या है. हमने स्टार्टिंग में देखा जनरल में रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकली में रिलेशन आप क्या समझते हो. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर दैट हम पेयर्स करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स की लिंक बनाएंगे एक दूसरे के, और उनका जो दो ऑब्जेक्ट का पेयर बनेगा उनके बीच की रिलेशन की हम बात करेंगे. और वही जो रिलेशंस हैं वो फिर फंक्शन के उसमें यूज़ होंगे. ठीक है, क्लियर हुआ. अब आता है हमारा इसमें सबसे फर्स्ट चीज़, सबसे पहला कॉन्सेप्ट विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसका. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एग्जांपल से समझाता हूँ डायरेक्ट. सपोज़ हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो कलर्स हैं, लेट से रेड है और का ब्लू है. बी हमारे पास एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स है बी सी एस. तो अगर मुझे क्या कहते हैं इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट में करना है तो कैसे करूँगा. देखो मैं पहले बताया, तो ए आपको पता है ये आपके कलर्स हो गए, बी आपको पता है दिस इज़ अ सेट ऑफ, मान लेते हैं पर्टिकुलर बैग. ठीक है, और मुझे निकालना है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी, दिस क्रॉस रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कैसे लिखेंगे, आपको जस्ट यू हैव टू मेक द पेयर्स. ठीक है, यानी रेड के साथ एक बार बी आ सकता है, रेड के साथ एक बार सी आ सकता है, रेड के बाद एक बार एस आ सकता है. ठीक है, ऐसे ही ब्लू में एक बार बी आ सकता है, एक बार सी आ सकता है, एक बार एस आता है. तो कैसे लिखेंगे, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस, ऐसे ब्लू कॉमा बी, ब्लू कॉमा सी और ब्लू कॉमा एस. तो जो मैंने ये हर एक पेयर को हर एक के साथ लिखा, दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट. तो अब हम कितने टोटल हमारे पास ये क्या हो गए, डिस्टिंक्ट 6 एलिमेंट्स इन द सेट. ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ, कौन सा एग्ज़ाम्पल ले, लेट सपोज़ हम ये वाला लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिक में दिखाता हूँ। जैसे अगर ए आपके पास सेट है विच इज़ 2 4 6 एंड बी आपके पास है 4 3 और 2। तो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालोगे? हर एक एलिमेंट को हर एक के साथ पेयर कर दो, 2 फिर 4, मतलब पहले इसको उठाया फिर सबके साथ कर दो, 2, 4 2, 3 2, 2 4, 4 4, 3 4, 2, ऐसे ही 6, 4 6, 3 और 6, 2। तो हर एक के साथ पेयर कर दिया। ये हमारा क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम एक चीज़ समझ आ गई होगी, उसका जनरल रिलेशन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसकी एक जनरल डेफिनेशन या फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of from P and Q. P cross Q is equal to P comma Q, where P belongs to P and Q belongs to Q. तो वो क्या कह रहा है? अगर हम इसकी एक डेफिनेशन में देखें तो हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं P and Q, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम P and Q। हमने ऊपर यही चीज़ करी ना, हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या सेट है? वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A और B के। वैसे ही हमारे पास ये जनरल डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया होगा होता क्या। ठीक है, फिर कुछ अब रिमार्क्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझा देता हूँ वो रिमार्क्स है क्या। ठीक है, तो हमारा रिमार्क है, फर्स्ट रिमार्क है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal and second element are equal। ठीक है, सेकेंड रिमार्क है, अभी मैं समझाऊंगा बट पहले एक बार रिमार्क्स पे लिख देता हूँ। इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A and Q elements in B, then there will be elements in A क्रॉस B। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन AP है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन BQ है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो PQ आएंगे। ठीक है, सिर्फ लिख रहा हूँ, भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। इफ़ A and B, and I also suggest you to write the notes in your notebook also, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और प्रैक्टिस भी एक हो जाती है। इफ़ A and B are नॉन एम्प्टी सेट्स एंड either A or B is an infinite set, then so is A क्रॉस B। लास्ट है A क्रॉस A इज इक्वल टू ABC
A B C belongs to A, belongs to A, and here A B C is called ordered triplet. ठीक है, अब हम इसके समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। नीचे से शुरू करते हैं। देखो, फोर्थ रिमार्क कहता है कि अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसी वाली फॉर्म में, जैसे हमने तो अभी ऊपर क्या करा था, A क्रॉस B कप निकाला था, ठीक है, हमारे पास जो आया था। अगर ऐसे 3 क्रॉस आपको निकालने हो, 3 एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, A क्रॉस A का, तो जो पेयर बनेगा 3 का, उसे हम क्या कहेंगे, दैट ABC जो भी पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, कि इफ़ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर A और B इज़ एन इन्फाइनाइट सेट देन A क्रॉस B। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर A और B कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें से अगर एक भी इन्फाइनाइट सेट है, ठीक है, A मान लो या फिर B मान लो, कोई भी अगर एक इन्फाइनाइट सेट है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। थर्ड रिमार्क ये कहता है। सेकेंड रिमार्क देखते हैं। सेकेंड कहते हैं कि इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, देन देयर विल बी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। इफ़ NP इज़ P एंड NB इज़ Q, देन N ऑफ A क्रॉस B इज़ PQ। मतलब अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन AP हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन BQ है, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट्स होंगे अंदर, वो भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा PQ। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हमने यहाँ पर 2 लिए थे, सेट A और B। देखो, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इज़ 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B इज़ 3। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएंगे, 3 × 3 विच इज़ 9, जो उसमें बोला था PQ। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, 9। देखो 3 3 3 9। फिर आता है हमारा फर्स्ट रिमार्क, जिसमें कहते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सम सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। अब जो मैंने ये चीज़ लिखी ना, 2 जो वो 2 4 के ही इक्वल होगा, ऐसा नहीं है कि 2 4 जो है वो 4 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट रिमार्क का कहने का ये मतलब है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के ही सेम आना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट की सेम आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ दे आर नॉट इक्वल। जैसे अब इसमें भी 2 4 है और इसमें भी 2 4 है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल है, सेकेंड एलिमेंट वो सेकेंड एलिमेंट की इक्वल है। दिस मीन्स दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिमार्क्स थे। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं, देन वी विल एंड द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। देखो, अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। लेट पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब इफ़ x + 1, y - 2 इज़ इक्वल टू 3, 1, तो हमें x निकालना है और y निकालना है। तो इसमें क्या है, अब सिंस ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, देखो सिंस जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल है, तो x + 1 क्या हो जाएगा, 3। इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे ना, तो इसको इससे कंपेयर कर लो, इससे इसको कर लो। ऐसे ही y - 2 किसके इक्वल होगा, 1 के, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 1 जो आएगा 2, यहाँ से y क्या आ जाएगा, 1 + 2 विच इज़ 3। ये माइनस था, आ जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास x आ गया 2, y आ गया 3। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं कि अगर हमारे पास P एक सेट है जिसमें A B C हैं और हमारे पास Q है जो R है, ठीक है, तो हमारे को बोला है फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, और हमें बताना है क्या ये इक्वल होंगे। देखो, पहले निकालते P क्रॉस Q। मैंने बताया अभी ऊपर निकालना, फर्स्ट एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट से पेयर बनाओ, A, R। अब ख़त्म हो गया, अगला एलिमेंट उठा लो B, R, C उठाया, C, R, तो ये बन गया।
वेरीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट से भी कर सकते हो। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो P क्रॉस Q का n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, तो P क्रॉस Q निकाला, अब निकालेंगे हम Q क्रॉस P। अब देखो P क्रॉस Q था तो आपने पहले P को कंसीडर करा था, मतलब P आगे रखा था A फिर R। अब ये Q क्रॉस P है तो पहले R रखोगे फिर A रखोगे, मतलब पहले उसको कंसीडर करोगे। तो R के साथ A, R के साथ B और R के साथ C। ठीक है, अब आपके पास आ गया Q क्रॉस A भी आ गया और P क्रॉस Q भी आ गया। तो अब वो पूछ रहा था क्या ये इक्वल है। मैंने आपको अभी रिमार्क पढ़ाया कि अगर हमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसकी पोजीशन का वो फर्स्ट के ही इक्वल होना चाहिए और सेकंड भी सेकंड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें उल्टा है, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और सेकंड हमारा फर्स्ट के इक्वल है, अगर आप ध्यान दो तो, है ना। तो यानी दिस इज़ नॉट एन इक्वल सेट। ठीक है, तो हमारा जो P क्रॉस Q है जो वो Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ आया। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3, B इज़ इक्वल टू 3,4 और C दे रखा है आपको 4 5 6। इसमें कुछ सेट के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे तो आपका पहले वाला चैप्टर आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है, जैसे इसमें बोला आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो सिंपल से पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A तो आपको यहाँ पर पता है क्या दे रखा है, 1 2 3, उसको तो नॉर्मली पढ़े रहने दो। अब आया B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C मतलब इंटरसेक्शन में क्या मतलब होता है कि आपको दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट बताना है। इसमें 3 4 है, इसमें 4 5 6 है, तो क्या कॉमन है? 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा आपके पास? अब देखो A आगे है, B इंटरसेक्शन C पीछे है, तो पहले आप A के एलिमेंट्स लोगे। तो 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 4, तो 1,4 2,4 और 3,4, ये आपके क्या आ गए? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, मतलब आपको पहले A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर A क्रॉस C का, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट देना है। तो लिख लेते हैं पहले, मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ A और सारे एलिमेंट्स, ताकि आपको बार बार ऊपर ना करना पड़े, साथ में ही देखते रहना। A हो गया 1 2 3, B हो गया 3 4 और C हो गया आपके पास 4 5 6। अब देखो A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? देखो A का एलिमेंट पहले आएगा, B का बाद में आएगा। तो A के साथ पहले करो, पहले 1 को सारे एलिमेंट से पेयर कर लो, 1,3 1,4, उसके बाद 2 को कर लो, 2,3 फिर 2,4, ऐसे ही फिर अब 3,3 होगा पहले, फिर 3,4। अब ये A क्रॉस B आ गया। ऐसे ही A क्रॉस C निकाल लो, क्या हो जाएगा? पहले A के एलिमेंट्स फिर C के एलिमेंट। अब पहले जब आपको करना क्या, अगर जैसे A और C के एलिमेंट पर कर रहे हो तो पहले अब A का पहला एलिमेंट 1 उठाओगे, 1 को C के सारे एलिमेंट के साथ करोगे पेयर, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करना। तो 1,4 फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, ऐसे ही फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ, ऐसे ही 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? अगर आपको वेरीफाई करना है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लो। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A क्रॉस C कितने होंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन C कितने होंगे? उसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कितने आ गए? 9, यानी आपके 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। 9 है, ठीक है। अब हमें निकालना था इनका इंटरसेक्शन, यानी A क्रॉस B। नीचे करते हैं, इसको छोड़ो, आपको निकालना है क्रॉस। देखो यहाँ निकालते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस, अच्छा A क्रॉस C है, A क्रॉस C, A क्रॉस C।
तो अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें 1,3 है, इसमें नहीं है। इसमें है 1,4, इसमें भी है, तो ये तो जाएगा कॉमन आ गया। 2,3 इसमें है, इसमें नहीं है। 2,4 है, यानी ये भी जाएगा, दोनों में है। 3,3 है, इसमें नहीं है। 3,4 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो इनका कॉमन आए वो कौन कौन से एलिमेंट आए, 1,4, 2,4 और 3,4। तो ये क्या हो गए, इनके कॉमन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर इनका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो जैसे ऊपर इंटरसेक्शन था, अब यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, आपको सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने होते हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ, बी के अंदर हमारे पास है 3, 4, सी के अंदर हमारे पास है 4, 5, 6 और हमारे पास ए के अंदर है हमारे पास 1, 2, 3। तो पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, सारे एलिमेंट्स बी के भी और सी के भी, बस जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसको रिपीट नहीं करना, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। 3, 4, 5, 6 आपके पास बी यूनियन सी आ गया। अब आपको इसी के साथ आपका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अब ए आगे है तो ध्यान रखना, ए के हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करना है। तो 1,3, फिर 1 को ही 4 के साथ पहले, फिर 1,5, फिर 1,6। अब 1 के सारे एलिमेंट से पेयर हो गया। अब सेकंड एलिमेंट 2, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। और ऐसे ही अब किसके साथ करेंगे, अब करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या करा था हमने निकाला था इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन। जो आपका फोर्थ पार्ट है वो कहता है इन ए क्रॉस बी का यूनियन निकालो विद ए इंटरसेक्शन सी। तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन मैंने क्या कहा था, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इसके भी और इसके भी, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो 2 बार नहीं लिखने होते। यूनियन का मतलब ये था ना। तो इनके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे एक्सेप्ट 1, 4, 2, 4, 3, 4, जो इनमें ऑलरेडी रिपीट हो रहा है तो इनको एक एक बारी लिखेंगे। तो अगर मैं आंसर लिखूँ इनका डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है उसका ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3। मैं ऊपर वाले में से ही लिख रहा हूँ ये सारा। ठीक है, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको सेम चीज़ ही लिखनी है। तो बस ये वाले एलिमेंट जो है वो दोबारा नहीं लिखने। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ योर बुक एंड क्वेश्चंस ऑल्सो, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप ये करने के बाद यू कैन मूव टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो। देखो, इफ़ P इज़ इक्वल टू 1, 2, तो हमें क्या निकालना है, P क्रॉस P। और हमने अभी रिमार्क में पढ़ा था, ऐसे 3 अगर एलिमेंट्स होते हैं और उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 एलिमेंट्स का, दैट इज़ नॉन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 3 को इकट्ठे तो निकालोगे नहीं, पहले आप निकालोगे P क्रॉस P, 2 का निकालोगे। तो दोबारा से P को लिख लो ईजी करने के लिए। तो पहले 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2। ऐसे ही अब 3 बार निकालोगे P क्रॉस P। तो P क्रॉस P को 1 ले लो और इसके साथ एक P के साथ कर लेना। तो अब आपको इसको पहले कंसीडर करना है एंड देन यू हैव टू कंसीडर P। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर वो एलिमेंट ऐड करते जाना। तो 1 क्रॉस 1 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, 1, 1। ऐसे ही 1, 1, मतलब 1, 1 है ना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को पहले दोनों के साथ करोगे, फिर सेकंड को दोनों के साथ। तो 1, 1, 2, ऐसे ही 1, 2, 1, 1, 2, 2, फिर 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1 और 2, 2, 2। ये आपके क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इनको। ठीक है,
ये हमारा था एग्ज़ाम्पल नंबर 4। उसके बाद हम करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल है आपके पास, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करते हैं पहले। एग्ज़ाम्पल 6 है कि इफ़ ए क्रॉस बी आपको दे रखा है P, Q, P, R, M, Q और M, R, तो यू हैव टू फाइंड A एंड B। तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपने A और B निकालना है। आपने ऊपर अभी सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने ऊपर अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा कि जो A क्रॉस B आप निकाल रहे थे, तो वो कैसे निकाल रहे थे। आपको ऐसे 2 सेट दिए होते थे, ये आपको सेट दिए हुए हैं, उसको आप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट के साथ पेयर कर रहे थे। तो यहाँ आप देखो, आपको A और B निकालना है, तो कैसे निकालोगे। आपका A आगे है, तो A इज़ द पहले वाला एलिमेंट, तो यहाँ देखो दोनों में P है, तो एक एलिमेंट तो P के साथ हो गया, दूसरा एलिमेंट दोनों में M है, तो A क्या आ गया आपके पास, P, M। P के साथ ही तो करे होंगे ना, क्या कहते हैं, पेयर दो दूसरे एलिमेंट। कैसे B इज़ द सेकंड एलिमेंट, क्योंकि वो सेकंड उस पर है। तो यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी R है, यानी उसका एलिमेंट क्या हो गया, Q और R। अब इसको करके देख लो, P के साथ Q करोगे, फिर P के साथ R, ऐसे M के साथ Q, फिर M के साथ R, तो ये क्या हो गया इतना क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको ऐसे A और B निकालने हो और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखा हो, तो जस्ट सीधा वो ऑर्डर उसका कि जैसे A आगे है तो ये एलिमेंट A का हो गया, P है दोनों में, तो P एक एलिमेंट हो गया, M से 2 बार नहीं लिखोगे P बिकॉज कॉमन एलिमेंट है तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल, इससे पहले वाला था मैंने बाद में कराया, एग्जाम्पल नंबर 5। वो है कि इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जनरल क्वेश्चन है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। देखो, R क्रॉस R तो आपको पता है, हम जो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। R क्रॉस R से आप कौन सा पेयर बनाते हो, ट्रिपलेट ऑर्डर बनाते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें R क्रॉस R की, तो ये कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द 2 डायमेंशनल स्पेस। देखो x, y, जहाँ पर x, y, R में बिलोंग कर रहे हैं, उसका सेट ये बनेगा। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये वो सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे 2 डायमेंशनल स्पेस में हैं, 2D से कहते हैं, इसमें x और y है। और अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 3 एलिमेंट्स को जो है x, y, z इन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जो रियल नंबर की R क्रॉस R है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द 2 डायमेंशनल स्पेस। जो ट्रिपल R है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल को, R क्रॉस R के 2 डायमेंशनल को और 3R वाले को 3 डायमेंशनल को, या और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। With this we have completed the introduction part and the examples too of this chapter. In the next video we will discuss the exercise of this chapter. Till then, thank you for watching this video. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates.